Now we are going to start with 15 marker question of cost sheet. 5 मार्कर का क्वेश्चन कैसा आ सकता है वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है. अब 15 मार्कर के क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो कॉस्ट शीट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं. कई बार आपको परसेंटेज की फॉर्म में फिगर्स दी होंगी, जो क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करने वाले हैं. कुछ क्वेश्चंस में आपको ओपनिंग क्लोजिंग मटेरियल, ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक दिया होगा और कुछ केस में नहीं दिया होगा. कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर हमें पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी और कुछ में वो कैलकुलेट नहीं की जा सकती क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिसिंग है रिगार्डिंग नंबर ऑफ यूनिट्स. तो ये सब कुछ क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि कैसे 15 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है. द वेरी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इज क्वेश्चन नंबर 2. अ कंपनी सबमिट्स द फॉलोइंग डेटा एज ऑन 31 मार्च 2015. अब हमें बताया गया है कि उसकी सेल्स हैं 2,75,000 की. इन्वेंट्रीज हमें 1 अप्रैल 2014 बताया गया है. मटेरियल है 3,000. वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स के भी रिस्पेक्टिव स्टॉक्स बताए गए हैं. अब हमें जो ये डेटा बताया है इट इज़ गिवन ऑन 1 अप्रैल. हमारा ईयर एंड हो रहा है 2015 मार्च. दैट मीन्स ये सारे का सारा जो हमें स्टॉक बताया है ये ओपनिंग स्टॉक है, तो इनको हमें एडजस्ट करना है. नेक्स्ट इज रॉ मटेरियल परचेस्ड. मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट मटेरियल आपको कैलकुलेट करके बताया गया है. डायरेक्ट लेबर, चार्जेबल एक्सपेंसेस. इन्वेंट्रीज दी गई हैं एज ऑन 31 मार्च 2015 तीनों की. मतलब ये वो इन्वेंट्रीज हैं जो क्लोजिंग का पार्ट होंगी. और आपको अदर एक्सपेंसेस का डेटा गिवन है. फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं एट द रेट 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं एट द रेट 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट. सेलिंग ओवरहेड्स हैं एट द रेट 5% ऑफ सेल्स. और हमें बोला गया है कि हमने कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है फॉर दिस क्वेश्चन. दिस इज द वेरी इजीएस्ट 15 मार्कर सम ऑफ कॉस्ट शीट. इससे ज़्यादा इजी सम अभी तक कोई भी पॉसिबल नहीं हुआ है. द ओनली थिंग विच यू नीड टू सॉल्व दिस सम इज द स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट, जो हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था. अगर आपके पास वो पूरे का पूरा फॉर्मेट पड़ा है या आपने वो लर्न कर लिया है देन इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व क्वेश्चंस लाइक दिस. नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस. हमारे पास सबसे पहले हमने इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है कि हम कॉस्ट शीट किसकी बना रहे हैं और किस ईयर की बना रहे हैं. तो ये कॉस्ट शीट बनेगी एक कंपनी की और किस डेट को बनेगी? 31 मार्च 2015. सो लेट्स राइट द थिंग्स ओवर हियर. कॉस्ट शीट ऑफ ए कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2015. अब हमें पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं बताए गए. दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर कॉलम बनाऊँ तो सिर्फ और सिर्फ टोटल अमाउंट का कॉलम बनेगा, बट पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हो सकती है. पर यूनिट कॉस्ट उन्हीं केसेस में कैलकुलेट हो पाएगी जिन केसेस में हमारे पास पर यूनिट वाइज कोई डेटा गिवन है कि आपके पास इतने यूनिट्स थे. अगर हमें वो यूनिट्स का डेटा गिवन नहीं है वी कैन नॉट कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट. हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको सारे का सारा आइडिया हो जाएगा. नाउ स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग. सबसे पहले हम पोस्ट करते हैं मटेरियल को. अब यहाँ पर रॉ मटेरियल परचेस्ड है, कंज्यूम्ड नहीं है. मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बताया था कि ये कंज्यूम्ड है, बट नो, इट इज़ रॉ मटेरियल परचेस्ड. और अगर मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन को चेक करूँ मुझे कहीं पर भी डायरेक्ट मटेरियल नहीं दिया गया है. अब हमें पता है अगर हमारे पास परचेज हो रॉ मटेरियल की, मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक हो, मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक हो, तो हम डायरेक्ट मटेरियल या फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट कर सकते हैं इन आवर क्वेश्चन. तो हम वही सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे. डायरेक्ट मटेरियल, बिकॉज इट इज नॉट गिवन डायरेक्टली तो हम यहां पर लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. अब ये कैसे आएगा? फर्स्टली ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, उसमें हम ऐड करेंगे परचेज ऑफ मटेरियल. फॉर्मूला आपको बताया था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल प्लस एनी एक्सपेंस विच यू इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल ऑफ स्क्रैप.
हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल की इन्फॉर्मेशन है, इट इज़ गिवन टू अस एज 3000 और रॉ मटेरियल परचेज्ड है 1,10,000. सो हेयर आई विल राइट 3000 और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आएगी 1,10,000. अब यहाँ पर नेक्स्ट ऐड होना चाहिए था डायरेक्ट मटेरियल्स के ऊपर जो भी परचेज हुआ है, फ्रेट, कैरिएज इनवर्ड, बट पूरे के पूरे क्वेश्चन में हमें मटेरियल परचेज के ऊपर जो भी खर्चा हुआ है वो गिवन नहीं है, तो वी कांट ऐड दैट पार्ट. सब्ट्रैक्ट होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक. अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले, क्लोजिंग स्टॉक है मटेरियल्स का 4,000, तो हम यहाँ पर कर देंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल. The amount which is given to us is 4,000. ये होगी आपकी नेगेटिव, क्योंकि आपने इसको करना है सब्ट्रैक्ट. सो नाउ लेट्स राइट इट आउट. ये हो जाएगा 1,13,000 माइनस 4,000, दैट इज 1,09,000. दिस इज द रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. अब नेक्स्ट जो डायरेक्ट मटेरियल के बाद आइटम आती है वो आती है डायरेक्ट लेबर. तो अब डायरेक्ट लेबर चेक करते हैं क्वेश्चन में गिवन है या नहीं गिवन. इट इज़ गिवन टू अस एज डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर के साथ जो चीज़ ऐड होती है वो होते हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंस. क्वेश्चन में अगर चेक करें तो डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा नहीं हुआ, बट हमें एक एक्सपेंस बताया गया है चार्जेबल एक्सपेंस. चार्जेबल एक्सपेंस इज द सेकेंड नेम ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस. चार्जेबल मतलब जो किसी एक कॉस्ट सेंटर को, एक प्रोडक्ट को आप एलोकेट या चार्ज कर सकते हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो वो एक्सपेंस हुआ आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि चार्जेबल एक्सपेंस. दैट इज गिवन टू अस एज 10,000. सो डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस बोथ आर गिवन टू अस. डायरेक्ट लेबर ऐड हो जाएगा एंड डायरेक्ट एक्सपेंस. इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगी चार्जेबल एक्सपेंसेस, बिकॉज क्वेश्चन में हमें यही फॉर्म दी गई है. डायरेक्ट लेबर इज गिवन टू अस एज 65,000 और जो हमें एक्सपेंसेस गिवन थे दोज वर 10,000. सो 10,000. अब ये तीनों मिलकर हमारी एक आइटम बनाएंगे और उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट. सो दिस इज द प्राइम कॉस्ट विच वी हैव कैलकुलेटेड. अब हमने चेक करना है कि हमारे पास वर्क्स कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट कैसे निकलेगी या फिर वर्क ओवरहेड क्या है, क्योंकि प्राइम कॉस्ट में जो सेकंड कंपोनेंट ऐड होता है वो होता है फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड. अब क्वेश्चन में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन थी जिसमें बताया गया था कि फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या है, 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर, कि जितनी भी आपकी डायरेक्ट लेबर है 65,000 उसका 50% क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स. सो व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल ऐड हियर फैक्ट्री ओवरहेड्स एज 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर. उसके बाद हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट आएगा ऐड करने के बाद वो हो जाएगा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट. नाउ यू ऑल नीड टू पॉज द वीडियो. आप यहाँ पर नेट वर्क्स कॉस्ट अपने आप कैलकुलेट करके बताओ और फिर वीडियो को ऑन कर लेना. So the net works cost which has been calculated as 2,14,500. Gross works cost आई, factory overheads 50% ऐड करके, ओपनिंग और क्लोजिंग को एडजस्ट किया, नेगेटिव आ रहा था 2,000, एडजस्ट किया तो हमारे पास नेट वर्क्स कॉस्ट आ गई 2,14,500. अब नेट वर्क्स कॉस्ट में ऐड किया जाता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को. नाउ लेट्स चेक व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन. हमें बताया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स क्या है, 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट. नाउ अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को ऐड करेंगे टू आवर नेटवर्क्स कॉस्ट. उसके बाद वहाँ पर हमने अब एक और एडजस्टमेंट करनी है. वो एडजस्टमेंट किसकी होगी, यू ऑल नीड टू कैलकुलेट दैट पार्ट. जो कैलकुलेशन की जाएगी वो होती है फिनिश्ड स्टॉक के ओपनिंग एंड क्लोजिंग की. पहले ऐड किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, फिर एडजस्टमेंट होती है ओपनिंग फिनिश प्रोडक्ट की एंड क्लोजिंग फिनिश प्रोडक्ट्स की. नाउ अगेन यू नीड टू पॉज द वीडियो. आप खुद सॉल्व करो और फिर अपना आंसर चेक करना कि क्या आंसर आ रहा है, इज इट मैचिंग विद माइन आंसर और नॉट. नाउ कॉस्ट ऑन गुड्स सोल्ड हेयर हैज़ बीन कैलकुलेटेड एज 236,950. अब ये कैसे आया, हमने यहाँ पर वर्क्स कॉस्ट निकाला था 214,500. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आपके क्या हैं, 10% ऑफ 215,14500. उन्होंने बोला है कि 10% किसका करना है, वर्क्स कॉस्ट का, नॉट वर्क्स ओवरहेड. फैक्ट्री ओवरहेड्स का नहीं करना, वर्क कॉस्ट का करना है. और जब भी आपने वर्क कॉस्ट लेनी है, हम कभी भी ग्रॉस वर्क कॉस्ट नहीं लेते, हम हमेशा नेट वर्क्स कॉस्ट को ही कंसीडर करते हैं. 214,500 10% कैलकुलेट कर दिया.
जो भी रिजल्टेंट फिगर आई है वो बन गया हमारा ऑफिस कॉस्ट, या फिर उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एक एडजस्टमेंट की जाएगी ओपनिंग फिनिश स्टॉक की और क्लोजिंग फिनिश स्टॉक की। अगर ये दोनों हमें ना गिवन होते तो जो भी फिगर आई थी हमारी, दिस वन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 235950, यही हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती, यही हमारा COGS होता। बट हमें फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक दिया गया है कि ओपनिंग फिगर कौन सी है और क्लोजिंग फिगर कौन सी है, तो हमने ओपनिंग को ऐड किया, क्लोजिंग को सब्ट्रैक्ट किया, और उसके कारण हमारा जो आंसर आया है COGS का वो 236950 आ गया। अब हमारे पास एक लास्ट कंपोनेंट रह गया है जो ऐड करना है, वो है आपका सेलिंग ओवरहेड्स। नाउ लेट्स चेक कि सेलिंग ओवरहेड्स की क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब सेलिंग ओवरहेड्स के बारे में बताया गया है कि वो है 5% ऑफ सेल्स, कि जितनी भी सेल्स की वैल्यू है उसका 5% कॉरेस्पॉन्ड्स टू द सेलिंग ओवरहेड्स। तो सेल्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मेंशन की गई है 2,75,000। सो वी विल ऐड हियर द वैल्यू ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स, और उसके कारण हमारा जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो ऐड सेलिंग ओवरहेड्स। अब आपको हर बार अगर कभी भी ऐसे परसेंटेज की फिगर में कोई ओवरहेड कैलकुलेट करना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन ब्रैकेट में साथ में मेंशन करनी होगी इन द कॉस्ट शीट। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं मेंशन करते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। जैसे अभी सेलिंग ओवरहेड्स क्या है 5% ऑफ सेल्स वैल्यू, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा 5% ऑफ 2,75,000 कॉरेस्पॉन्ड्स टू सेल्स वैल्यू। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 13,750, 13,750। और जो भी रिजल्टेंट फिगर होगी दोनों का समेशन, दैट विल गिव अस कॉस्ट ऑफ सेल्स, और यू कैन से टोटल कॉस्ट, क्योंकि सेलिंग ओवरहेड्स के बाद कोई भी कॉस्ट ऐड करने के लिए बचती ही नहीं है। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ एनी कॉस्ट टू बी इनकर्ड ऑन एनी प्रोडक्ट। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अब यहां पर अगर हम कैलकुलेट करें तो वो आ रही है 2,50,700। अब यहाँ पर आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को लगेगा कि हमारा आंसर आ गया। नो, आंसर हमारा नहीं आया है। हमें कॉस्ट शीट को तब तक कंप्लीट करना है जब तक वो हमें प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू ना दे दे। जो हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन किया था उसमें तो हमने टोटल कॉस्ट तक कंक्लूड किया था, उसमें तो हमने प्रॉफिट निकाला ही नहीं। रीज़न ये था कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमें सेल की वैल्यू नहीं थी गिवन थी, ना ही प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू गिवन थी। बट इस क्वेश्चन में आपको एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मेंशन है, सेल्स फॉर द ईयर कितना है 2,75,000। इसी वजह से इस क्वेश्चन में हमारा अभी भी आंसर नहीं आया है। वी नीड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। अब वो कैसे आएगा? सेल्स की वैल्यू गिवन है 2,75,000। अब डिफरेंस ऑफ सेल एंड टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट और लॉस। अब यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि हमारा क्या आ रहा है, प्रॉफिट, क्योंकि सेल की वैल्यू हायर है फ्रॉम द टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल विल गिव यू प्रॉफिट। तो वो वैल्यू कितनी आ रही है 24,300, और ये दोनों का टोटल बनेगा आपका सेल्स। एंड हियर योर क्वेश्चन गेट्स कंप्लीटेड। अगर आपको यहाँ पर सेल्स दी थी और फिर भी आप यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करते हो और सिर्फ टोटल कॉस्ट तक अपना काम खत्म करके आ जाते हो, आपके 2 या 3 मार्क्स डिडक्ट होंगे। क्योंकि मैंने आपको कॉस्ट शीट के मीनिंग में ये क्लियरली बताया था कि कॉस्ट शीट हमें 3 चीज़ों का मीनिंग बताती है। एक ये स्टेटमेंट ऐसी है जो हमें बताएगी टोटल कॉस्ट कितनी है, वो हमें बता दिया गया। वो हमें बताएगी कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, वो भी तो ज़रूरी है। और वो हमें बताएगी कि हमारा प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है या कॉस्ट पर यूनिट कितना है। अब कॉस्ट पर यूनिट इसमें नहीं निकल सकती क्योंकि हमें नंबर ऑफ यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है। बट हमें सेल्स तो दी हुई है, हमें कॉस्ट भी हमने निकाल ली है। सो वी नीड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस पार्ट इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस। So in this way, a 15 marker question is solved and it is the very easiest question which is of cost sheet. आप इसको दोबारा रिवाइज करो, solve it at your own, and a question for homework will be posted in your classroom. Do solve that question. With practice आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी. Thank you so much.